नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की कार्रवाई और महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर सियासत हो रही है। पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप का मामला 2022 में सामने आया था और जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने बताया है कि इस मामले में 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, 2000 से ज्यादा बैंक के खाते सीज किए गए और 160 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मार्च 2022 में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर शिकंजा कसने के लिए एक भी विधेयक लेकर आई थी और भूपेश बघेल के वार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप की जांच सीबीआई कर रही है और इसके दोषियों के बचने का रास्ता नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की गई, जिसकी वजह से अब गहन जांच की जा रही है। जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई तय है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। उनके जो कल कार्रवाई की है सीबीआई ने, उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश के सरकारों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कल की कार्रवाई से कि कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले सौरभ और रवि उत्पल के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो इसी प्रकार से कार्रवाई करने वाले के घर में छापे पड़ेंगे। ये कार्रवाई हमने अकेले की है पूरे देश भर में, और जो अधिकारी ने किया और जिसकी सरकार थी उसके घर में छापे पड़े, वो तो भेज दिए जांच करने के लिए। सीबीआई पे हमें विश्वास है, हमने पूरा सहयोग किया, चाहे ईडी वाले आए चाहे सीबीआई वाले, पूरा हमारा सहयोग रहा। हम तो पूरा सहयोग किए हैं, जो जो मांगे जो है जांच में पूरा वो सब हम किए। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा, और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। चाहे कोई भी हो, दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस की करीबी का सवाल नहीं है। जिनका भी लिंक उससे जुड़ा होगा प्रकरण से, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गंधर्व देवेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे अनिल जी करना चाहता हूं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अपनी बात रखी है। महादेव ऐप की अगर बात करें, सट्टा में ये पूरे प्रकरण को लेकर लगभग 160 जगह पर, अब कल 60 जगह पर, माफ कीजिएगा, 60 जगह पर छापेमारी की गई। फिर इसके बाद कभी ईडी कभी सीबीआई, इस तरीके की जो कार्रवाई चल रही है, आप लोग भी खूब सवाल उठा रहे हैं कि परेशान करने वाली राजनीति चल रही है। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको लेकर एक प्रतिक्रिया दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सौरभ जी, किसी भी इस तरह के गैर कानूनी काम के लिए जो आवश्यक कार्रवाइयां हैं वो सब सरकार ने की। आपने देखा होगा कि उस समय 2021 में कोविड काल होने के बाद जैसे ही 22 आया और कोविड से हमको फुर्सत मिली और मामला संज्ञान में आते ही लगभग 8 से 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने छापेमारी की और इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना, क्योंकि 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और बहुत कीमती बेशकीमती संपत्तियां जब्त की जा चुकी थी। और उससे बड़ी बात, संवेदनशील बात यह है सौरभ जी कि छत्तीसगढ़ एकमात्र स्टेट था जिसने जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 बनाया, जिसमें जुआ को गैर जमानती अपराध बनाया गया। आज आप देखें अगर, तो पूरे हिंदुस्तान में 2014 तक 40 से 60 लाख युवा इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग में शामिल थे।
आज वो संख्या 40 से 60 करोड़ पहुंच चुकी है। और सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार उस मामले में शांत बैठी हुई है। महादेव ऐप आज भी चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तो आपने देखा होगा कि सैकड़ों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी के फंड में इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के माध्यम से आया है, जो बहुत स्पष्ट हो गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे जो एसबीआई ने माननीय न्यायालय के आदेश के बाद किए, तो भारतीय जनता पार्टी का के कहने पे किस तरह से हम लोगों ने देखा कि सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये किस तरह का है शुभम सोनी का खेल, क्यों भाजपा नेताओं के उनके साथ फोटो आए। तो भूपेश बघेल जी ने वही बात कही कि महादेव ऐप पर कार्रवाई के विरोध में कहीं भारतीय जनता पार्टी तो ये संदेश नहीं दे रही है कि साहब जो कार्रवाई करेगा उसको हम लपेटे में ले लेंगे। ये कौन सा षड्यंत्र है जो दूसरे स्टेट, हर कई स्टेट्स में चल रहा है लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं हुई। जिस स्टेट में कार्रवाई हुई उस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं, उस स्टेट में उन अधिकारियों को, उन नेताओं पर कार्रवाई आप कर रहे हैं, उनको जांच के दायरे में ले रहे हैं, जबकि आज भी महादेव ऐप चल रहा है। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप हैं जिसको भारत सरकार ने बंद कराया, लेकिन महादेव ऐप धड़ल्ले से चल रहा है। और महादेव ऐप ही नहीं, सैकड़ों ऐसी गेमिंग कंपनियां बकायदा चल रही हैं और सरकार उनको प्रश्रय और संरक्षण देके रखी है। तो क्या इस देश का युवा बर्बाद होने के लिए है? और क्या विपक्ष के नेताओं पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की जाएगी कि सरकार की चंदा वसूली में और इस तरह के गैर कानूनी कामों को हाईलाइट कर रही है वो, या उसमें रोड़े अटका रही है, या इस तरह की महादेव ऐप जैसी जो चला रहे हैं, जो इस तरह के ऐप गैर कानूनी ऐप, उन पर कार्रवाई करने के कारण ये बातें आई हैं। इसको ही हाईलाइट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया और यही सत्य है और यही पूरे देश और प्रदेश की जनता के सामने। चलिए, गंधर्व देवेंद्र पांडे जी, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ये कहा है कि जो भी दोषी होगा महादेव सट्टा ऐप का, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, और लेकिन कार्रवाई उस पर होगी। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, इसको परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है लोगों को, ऐसा कुछ है नहीं। और अनिल जी ने भी कई बातें रखी है उन्होंने महादेव ऐप को लेकर। आप सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए पांडे जी। देखिए, आदरणीय चरण दास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष, मेरा ऑडियो बहुत लाउड रिपीट हो रहा है। देखिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत जी ने जिस प्रकार से मांग की थी कि सीबीआई जांच करे, तो हमने तो ईओडब्ल्यू से लेकर सीबीआई को दे दिया। अब ईडी इसमें पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है और ऐप को बैन करना और ये सारी कार्रवाई जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से, सेंट्रल के यहाँ से ईडी के द्वारा करवाई जा चुकी है। अभी भी वो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर वीपीएन के थ्रू इस प्रकार के माध्यमों से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे रोकने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ जो सीबीआई की जांच हो या ईडी की जांच हो, अगर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो जांच एजेंसियों का, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने पूरा सहयोग किया, वो आए, जांच किए, ले गए, तो इसमें घबराना क्यों, इसमें इतना हल्ला क्यों करना, इसमें ऐसा बखौल क्यों खड़ा करना? भाई, आपके ऊपर उस प्रकरण में चार्जशीट दायर है, उसमें जो सोनी जी का नाम अभी आदरणीय प्रवक्तागण ले रहे थे, उन्होंने आपके नाम लिए बिना ये इशारा, आपके तरफ इशारा करते हुए 508 करोड़ के लेन देन का मामला ले लिया। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 417 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज कर ली, अनेकों जगह को सीज किया। फिर इतने सारे जो ये बैंक खाते की बात कर रहे हैं, उसमें से 1000 खाते तो ईडी ने सीज किए थे। जो गिरफ्तारियां हैं वो तो अभी भी चल रही हैं। कि धड़ाधड़ काम ही हो रहा है। इससे पहले भी ईडी किया, आपकी टीम में, मैं आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देखिए मैं बताना मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। ईडी की टीम आई, फिर इसके बाद नोट गिनने वाला मशीन भी मंगाया गया, कुछ मिला भी था कि खाली इस तरीके के माहौल भी बनाया जा रहा है कि ईडी की टीम, सीबीआई की टीम पहुंच रही है और सिर्फ माहौल, एक पैनिक सिचुएशन बन रहा है, या ये इनकी जांच की एक प्रक्रिया है? बताइए, समझाइए दर्शकों को हमारे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वयं स्वीकारा था कि मेरे घर से ईडी को 35 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था, तो उस हेतु उसको गिनने के लिए नोटों की मशीन मंगाई गई होगी। वो अपना, उनका एक संस्था है, उनको जिस भी तरीके से उसकी काउंटिंग करनी होगी उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि खेती किसानी के माध्यम से हमने इतना पैसा कमाया था, उसको कैश के रूप में वो घर में था, उसे ईडी वाले लेकर गए हैं।
तो उसी के आधार पे वो चीज निकली थी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे ईडी है, जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और ये सारी चीजें हुई इस ऑनलाइन सट्टे के द्वारा, उसका पूरा भांडाफोड़ ईडी और सीबीआई मिलके जरूर करने वाले हैं। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जब उजागर हो जाएगी और तथ्य के साथ सामने प्रकट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इनके पास कोई चारा अच्छा, नहीं एक बात बचेगा। देवेंद्र जी, अभी थोड़ा ये सवाल थोड़ा खटक भी सकता है, लेकिन ये सवाल मैं जानना चाहता हूँ। कुर्सी के इस पार जो है वो सब ईमानदार है, कुर्सी के उस पार जो लोग हैं सब बेईमान हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ईमानदार है कोई बेईमान है। अब सबकी अपनी अपनी इसमें कार्य प्रणाली है। जो ईमानदार होगा वो हर तरीके से ईमानदार होगा, और जिसे बेईमानी करना होगा, जिसकी नियत में ही बेईमानी करना होगा, तो वो आप उसे चाहे आप कितना कुछ सब सुविधा भी दे दे, तब भी वो बेईमानी करने पर आतुर रहेगा। उसका पूर्णतः उदाहरण छत्तीसगढ़ ने देखा पिछले 5 साल में, जिसके परिणाम स्वरूप इतने जल्दी हमको देखने को मिला कि सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ। तो वो सारी चीजें तो जनता भी भली भांति जानती हैं। अब बात बस ये है कि तथ्यों के साथ जब सारी चीजें सामने आएंगी, जो आपसे मैं बात कहने जा रहा था कि जो मुख्य आरोपी हैं रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, उनकी गिरफ्तारी इंटरपोल ने की थी, वहां उनसे इंटरोगेशन भी हुई थी। उसके बाद वहां की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वो अभी शायद वहीं पर हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें हर दिशा पे कार्रवाई हो रही है और बहुत ही तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और अंतरराज्यीय कनेक्शन भी था, इसलिए केवल स्टेट की एजेंसी काम नहीं कर सकती थी, तो इसे सीबीआई को देना पड़ा। तो वो सारी चीजें भी हैं, संगठित क्राइम की चीजें थी। आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसमें जो दोषी हैं वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं मानता हूं अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, तो फिर उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, चले ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, मेरा सवाल देखिए, कहते हैं ना सांच को किस बात की आज। अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब उनका नाम ही नहीं है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो शायद उनको डरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं वो फौरन आके प्रदर्शन करने लगते हैं। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनका काम करने का एक वर्क कल्चर है और वो किसी के यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या बाहर आके आप प्रदर्शन करने लगना, विरोध करने लगना, फिर काम में बाधा उत्पन्न करना, ये आपको ठीक लगता है? बहुत अच्छा सवाल है सौरभ जी। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ईडी और सीबीआई दोनों ही स्वतंत्र एजेंसियां नहीं है, दोनों ही गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और पूरा देश जानता है कि अमित शाह जी किस तरीके से काम करते हैं। दूसरी एक बात आपने उठाई और सम्माननीय प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी ने भी उठाई कि साहब जांच होने दीजिए, छापेमारी होने दीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे और मैं समझता हूं कि इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शक भी इसको समझेंगे। एक लड़की बलात्कार का आरोप लगाती है और गंधर्व पांडे जी के ऊपर कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है, वो 1 साल बाद निर्दोष छूट जाते हैं। गंधर्व पांडे जी कितने लोगों को सफाई दे पाएंगे कि मैंने रेप नहीं किया था? गंधर्व पांडे जी बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन क्या उनको सर्वाइव नहीं करना पड़ा? क्या उनकी छवि खराब नहीं हुई? क्या 2 लोग भी ऐसे नहीं छूट सकते जो ना जान पाए कि गंधर्व पांडे जी क्या हुए, मुक्त हुए कि नहीं हुए? ये जो सीन है, इस तरह का सीन हर विपक्ष के नेता के खिलाफ बनाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, 48 ऐसे नेता कम से कम मैं जानता हूं जिन नेताओं का नाम गंधर्व पांडे जी नहीं, विष्णुदेव साय नहीं, स्वयं सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। ये हिमंता बिश्वा शर्मा शारदा घोटाले का आरोपी है। 30,000 करोड़ से ऊपर का इसने स्कैम किया है और भाइयों बहनों 70,000 करोड़ तक जा सकता है। इस पर कार्रवाई हुई, साफ छापेमारी हुई प्रधानमंत्री के बोलने के बाद। उसके बाद वो असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद वो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। आज तक जांच ठंडे बस्ते में डली हुई है। नवीन जिंदल जी का नाम लिया उन्होंने, नवीन जिंदल भाजपा ज्वाइन करते हैं, 48 आवर्स में कार्रवाई औपचारिक रूप से बंद कर दी जाती है। पत्र लिखती है सीबीआई और ईडी कि हमको कुछ भी अब आगे जांच करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन कर ली। अशोक चौहान को प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि विधवाओं के मकान का पैसा खाने वाला व्यक्ति है, इसके साथ तो तस्वीर भी आप खिंचवा लेंगे तो राजनीति की शुचिता खत्म हो जाएगी देश में, लोकतंत्र की शुचिता खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा सौरभ जी, जब राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट निकली तो भाजपा में पहला नाम अशोक चौहान का था और सारी जांच एजेंसियों का हाथ कांपने लगे, सारी जांच पेंडिंग हो गई। ऐसे 48 नाम है और ये मैं नहीं कहता, द हिंदू, क्रॉनिकल जैसे बड़े अखबारों ने भी इस खबर को छापा और नाम, डेट, छापेमारी की डेट, कब से ठंडे बस्ते में है, पूरा डिटेल आया। मेरा कहना यह है सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी इस वॉशिंग मशीन को सामने क्यों नहीं लाती? क्यों सीबीआई, ईडी, आईटी की छापेमारी के दूसरे और तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ का चंदा उद्योगपतियों से मिलता है जिनके यहाँ ये छापेमारी करते हैं? क्यों फॉर्चून गेमिंग जैसी ऐप चलाने वाली कंपनियां सैकड़ों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती? क्यों ऐसा है कि गंधर्व पांडे जी कह रहे हैं कि साहब ये अंतरराज्यीय गिरोह है और ये भी बता रहे हैं कि वो बाहर बैठे हैं अपराधी, कहां है 56 इंची सीना? क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हो आरोपी? क्यों पर्दे के पीछे उनको रख के खेल खेला जा रहा है? कौन सी मजबूरी है? हिंदुस्तान इतना मजबूत देश है कि आज भी वो ऐप बंद नहीं हो पा रहा है। टिकटॉक बंद हो जाएगा साहब और 2-4 ऐप बंद हो जाएंगे। कई मैंने जहां तक पढ़ा है तकरीबन 800 ऐप बंद किए गए, लेकिन महादेव ऐप बंद नहीं हो पाया। और ऐसी गेमिंग कंपनियां, चाहे वो फॉर्चून गेमिंग के गेम हो चाहे महादेव, लगातार चल रही हैं और हजारों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सीधा सीधा लाभ का खेल है कि किस पार्टी को चंदा मिल रहा है और कौन सी पार्टी संरक्षण दे रही है। क्यों उन लोगों को विदेशों में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान में लाया जा रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी आम जनता के सामने क्यों नहीं किया जा रहा? अनिल जी और गंधर्व जी, मैं आपसे और दोनों से एक सवाल पूछूंगा इसी पर। ये पैसे की जो मांग लेने की, चंदा की बात है, तो कहीं लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था, मैं कोई अंततोगत्वा आप लोग मत लीजिएगा, इसलिए पहले डिस्क्लेमर मैं बोल देता हूँ। और लिखा हुआ ये था कि देखिए, आम आदमी पैसा मांगे, गरीब मांगे तो उसको भीख, और राजनेता मांगे, नेता मांगे तो उसको चंदा। ये दोहरा पैरामीटर कैसे है? आप अगर कोई गरीब मांग लेता, भैया पैसा दे दीजिए कुछ कर ले, तो वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन जब नेता मांगते हैं, बड़े लोग मांगते हैं, तो वो चंदा हो जाता है। तो मैं कहीं लिखा था, इसलिए मेरे मन में आया कि आप दोनों विद्वान प्रवक्ता है, मैं समझ लेता हूं। अनिल जी, आप ही पहले बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सौरभ जी, मैं इस विषय पर आपसे विपरीत विचारधारा रखता हूँ। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों को चंदा लेना और आम जनता जो उनसे जुड़ी है या कोई भी व्यक्ति उनको चंदा दे सकता है, उसका दुराशय नहीं होना चाहिए। धार्मिक, सामाजिक संगठनों को, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को चंदा मिलना चाहिए और उस चंदे को भीख की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनहित में काम करने के लिए बनाए गए हैं और जनहित में काम करना ही उनका उद्देश्य है। तो जो व्यक्ति समाज सेवा करना चाहता है वो इनको चंदा दे। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप से ये लोग काम भी करते हैं कि जहां देश में जैसी भी विपदा आए या देश में एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे करना है, लोकतंत्र को स्वस्थ कैसे करना है, ये हर राजनीतिक दल की अपनी कहना चाहिए भूमिका है और उसको निभानी चाहिए। अब वो अलग बात है कि कोई राजनीतिक दल धार्मिक उन्माद फैलाए या चंदा वसूली ईडी, आईटी को गुर्गों की तरह भेजकर करे, वो दूषित भाव है। आप सरकार में बैठकर ऐसे व्यक्तियों से चंदा लें जो देश के युवाओं को लूट रहे हो, भ्रष्टाचार फैला रहे हो, वो बहुत चिंता की बात है। लेकिन मैं ये मानता हूं, देखिए, कि इसको भीख की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, इसकी परिभाषा अलग जी, बिल्कुल। सौरभ जी, सवाल इस बात का है कि क्या लोकतंत्र में अब जिस तरह आपने टिप्पणी की, ये आम जनता की मनोदशा क्यों बनते जा रही है कि अब लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का इस तरह हास क्यों हो रहा है, नेताओं का हास क्यों हो रहा है, लोकतंत्र में जनता का विश्वास क्यों खत्म हो रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्यों कहना पड़ रहा है कि ईडी, आईटी, जीएसटी और इस तरह की टीमों को गिरफ्तारी का अधिकार हो या ना हो, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और संविधान पीठ में ऐसा मामला आज विचारण में चल रहा है कि ऐसी सिविल साइड की टीमों को गिरफ्तारी का अधिकार हो या ना हो। अच्छा, ये चिंता का विषय है डेमोक्रेसी। आज भी हमारे यहाँ अनिल जी और गंधर्व जी, मैं गंधर्व जी इसका पहले प्रतिक्रिया मैं लूंगा। पांडे जी, आज भी हमारे यहाँ घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, ये बच्चे कहते हैं आईएएस बनना, आईपीएस बनना, अधिकारी बनना, लेकिन जल्दी कोई ये नहीं कहता बेटा तुम नेता बन जाना। कहता है क्या कोई? नहीं कहता तो क्यों कहता है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो सभी चर्चाएं हो रही है, मैं एक एक करके अभी जो आपने पूछा उसका भी जवाब देता हूँ। मेरे घर में क्या होता है, सभी का एक माहौल रहता है, सबके घर में सभी का उद्देश्य रहता है ये बनना वो बनना।
पर आदमी अपना प्रोफेशन अपने सौहार्द से चुनता है, जिसमें जिस काम को करने में उसे आनंद आता हो वो उसे चुनता है। मेरे घर में मुझे बचपन से मेरे पिताजी कहते थे, बेटा आप नेतागिरी में आना, बेटा आप राजनीति क्षेत्र में काम करना। उन्होंने कई बार मुझे बोला भी आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, आप ये करो, बट मेरे को पहले मेडिकल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने पहले मेडिकल साइंस स्ट्रीम में जाके वहां एमबीबीएस कंप्लीट किया। फिर आके मैं पूर्व में छात्र राजनीति में था, फिर वहां से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आया। तो वो सारी चीजें अपने जगह पे होने लगती है जब आपकी चाह होती है, और सभी की भागीदारी राजनीति में बिल्कुल जरूरी है। तो आज जैसा चलिए युवा मैं चल रहा मान है, जैसे लेता हूँ यूथ आप अपवाद पार्लियामेंट लग स्वरूप रहे हैं। हैं, नहीं यूथ पार्लियामेंट है और बाकी चीजें हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में, चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, हर कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वहां पर से ये चीजें चालू होती हैं और लोगों की जानकारी में आती है। तो जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो सभी लोग इसमें भाग भी लेते हैं और इसकी जानकारी भी रखते हैं। अब दूसरा विषय हम आ जाते हैं कि ये जो चंदा और भीख वाली बात आपने कही, तो भीख और चंदा ऐसी कोई चीज नहीं है। चंदा एक तरीके से जब आप इतने बड़े राजनीतिक संगठन को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम सब इस देश के नागरिक हैं और हम सब मिलजुल कर इस देश का विकास ही करना चाहते हैं। इस देश का नाम ऊंचे से ऊंचा हो, पूरे भारतवर्ष का नाम जो है पूरे अर्थ में सबसे गौरवशाली तरीके से अगर किसी का नाम लिया जाए तो भारत देश चलिए का हम लिया अपने जाए, विषय ऐसी पर आ जाते हैं और उसी विचारधारा पर के साथ फाइनल काम कमेंट करते ले हैं। लेते हैं। अनिल आप- जी अच्छी ठीक है, चलिए अब चंदा उंदा, ये जो चंदा की जो बात थी तो सोशल मीडिया वाली बात थी, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया। मैंने पहले बताया ये मेरा नहीं, ये ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती हैं, वो मैंने पूछा। बहरहाल अनिल जी, मेरा सवाल आपसे कि इस छापेमारी को लेकर और क्या आपको लगता है कि वास्तव में पूर्व मुख्यमंत्री का कुछ संलिप्तता है या वो उनकी संलिप्तता नहीं है? एक फाइनल कमेंट दे दीजिए आप। देखिए सौरभ जी, मेरा मानना है कि 10 मार्च को ईडी के छापा, उसके बाद 15 दिन के अंदर लगभग फिर से सीबीआई का छापा, और इसके पहले जिस तरह से सीडी कांड में चार्ज के समय माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की स्पेशल कोर्ट के साथ, ये तो चार्जेबल मामला ही है। समझना होगा सौरभ जी, तो ट्रायल के बाद नहीं छूट रहे हैं, मामला टेनेबल ही नहीं था, चलने योग्य मामला नहीं है, ये कह के कोर्ट ने उस मामले को खारिज किया। ये सारी चीजें आपस में अगर जोड़ दें आप, तो स्पष्ट करता है कि जो भी विपक्ष का नेता सरकार से सवाल पूछता है, वो सरकार कहीं ना कहीं उसको घेरने की कोशिश करती है, उसका चरित्र हनन करती है। एक बात कह के कंप्लीट करूंगा कि निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि राजनीति की शुचिता गलत हुई है, उसका स्तर गिरा है। और आज कोई भी व्यक्ति, मैं भी अगर किसी व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को परिचय देता हूं, तो मुझे राजनीति में भाग लिया हूं ये बताने में कभी कभी संकोच होने लगता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत तकलीफ की बात है कि आज लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को, नेताओं को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, खासकर उनको जो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और बदले की राजनीति भी कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। उनको आज बहुत विचार बिल्कुल, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, गंधर्व देवेंद्र पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस पे आज हमने चर्चा की। देखिए आरोप प्रत्यारोप के दौर अब चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मौजूदा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी आरोप